Hey everyone, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you। और आज हम पहुंच चुके हैं अपने डे 46 पार्ट 3 TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। ठीक है, TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। अब अभी तक अपन लोगों ने क्या कर लिया है, तो अभी तक हम लोगों ने पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कर लिया है। और हम कर रहे थे क्या, टीडीएस टीसीएस के प्रोविजन मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा जो है अभी कौन सा सेक्शन तक हो चुका है, 194 IA। ठीक है, दैट इज योर इमूवेबल एसेट का सेल, वहां तक हो चुका है। अभी जो हमारा सेक्शन है दैट इज 194 IB। ठीक है, तो आज का सेक्शन क्या है, अभी सेक्शन 194 IB इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा। ठीक है, भाड़ा मतलब किराया। अब एक सेक्शन होती है सर जिसका नाम होता है 194 I दैट इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम रेंट। इनकम फ्रॉम रेंट, तो ये भी तो रेंट है और ये भी तो रेंट है, तो फिर कौन सा पार्ट इसमें आएगा, कौन सा पार्ट इसमें आएगा। तो यहां पर जो पेयर है ना बेटा, पेयर पेयर मतलब जो काट रहा है। ठीक है, कौन काटेगा, तो जो काटेगा वो। ठीक है, तो पेयर जो है वो काट रहा है, तो वो जो है वो कौन है, तो जो भी इंडिविजुअल एंड HUF जिनका टर्नओवर जो है वो मोर देन 1 करोड़ है बिजनेस के केस में, और 50 lakhs है प्रोफेशन के केस में। ठीक है, और पेई कौन है, तो पेई इस केस सॉरी अदर्स, और अदर्स जो है मतलब जो इंडिविजुअल HUF नहीं है, तो उसमें कौन आ जाएगा, और मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गया, कंपनी हो गया, बाकी जो लोग हैं उन पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है टर्नओवर की लिमिट। तो इंडिविजुअल HUF में सबको लिया है क्या, नहीं। जो बड़े इंडिविजुअल HUF है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है वो, और कंपनी पार्टनरशिप फर्म जो है वो सारे लोग कवर होते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बोलता है 194I ना, I इज फॉर इनकम फ्रॉम रेंट। हाँ, तो ये किसका काटना है आपको, रेसिडेंट पर्सन। तो जिसका कट रहा है पे, किसका कट रहा है, तो किसका कटेगा, कोई भी रेसिडेंट पर्सन का आप काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अब मैं बात करूं किसकी, पेयर की, पेयर किसमें, IB में, तो जो नॉट कवर्ड इन 194I, COVERED, कवर्ड नॉट कवर्ड इन 194I, जो 194I में कवर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई भी बंदा जिसका टर्नओवर जो है 1 करोड़ या 50 लाख से कम है, तो ये क्या है आपके छोटे इंडिविजुअल। कौन, छोटे इंडिविजुअल। छोटे इंडिविजुअल को इन लोगों ने कहा लिया है, यहां पर लिया है। ठीक है, तो यहां पर पेयर जो ये है, ये क्या है, बड़े बड़े इंडिविजुअल एंड HUF। तो बड़े क्या हो गए, टर्नओवर जिसका 1 करोड़ या फिर 50 लाख से ज्यादा है, और छोटे इंडिविजुअल कौन होगा, जिसका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ या फिर 50 लाख तक है। ठीक है, अब ओके, अब मैं बात करती हूँ शर्त थ्रेशहोल्ड की, कि थ्रेशहोल्ड जो है वो क्या है, कि कब तक नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगी मैं थ्रेशहोल्ड। तो यहां पर क्या बोल रहा है, रेंट अप टू 50,000 पर मंथ, और रेंट अप टू 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, कि आपका पर मंथ या पार्ट, अगर 50,000 तक का किराया है, ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का जो गोडाउन है वो सिर्फ 10 दिन के लिए रेंट किया, और 10 दिन का ही आप 50,000 दे रहे हो, तो TDS काटोगे क्या, नहीं, क्योंकि आप 50,000 तक का ही पेमेंट कर रहे हो 1 महीने के अंदर, तो उस केस में आपको TDS नहीं लगेगा। ठीक है, और थ्रेशहोल्ड जो है अभी अमेंडमेंट आया है, और दोनों का थ्रेशहोल्ड जो है वो क्या है, सेम है। तो इसका भी जो थ्रेशहोल्ड क्या है, रेंट अप टू 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ।
तो कोई भी बंदा जो बड़े छोटे इंडिविजुअल है, मतलब जो सॉरी जो बड़े इंडिविजुअल है, वो काटेंगे 194 आई के अंदर, ठीक है। और जो छोटे इंडिविजुअल है जो यहाँ पर कवर नहीं होते हैं, वो काटेंगे कहां पर, 194 आईबी के अंदर, ठीक है। तो मैम रेट का फर्क होगा, हाँ रेट का फर्क है। तो यहाँ पर जो रेट है वो क्या है, तो यहाँ पर जो रेट है वो है 2% और 10%। 2% किसके लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, और 10% जो है वो है लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर में भी कितना है बेटा, 10%। तो लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर घर वाला केस हुआ तो 10%, और 2% आपका क्या है, प्लांट एंड मशीनरी में। अब फॉर एग्जाम्पल आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप बिजनेस में फॉल ही नहीं करते हो, तो आप यहाँ पर आ जाओगे, और यहाँ पर जो आपका रेट है वो है क्या, 2% फॉर ऑल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी क्या, रेट, और यहाँ पर पेई कौन होगा, पहले तो पेयर लिख दिए, अब पहले इधर पेई भी लिख देते हैं। आई थिंक इट्स रेसिडेंट पर्सन ओनली, रेसिडेंट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर भी पेई कौन है आपका, रेसिडेंट पर्सन। रेट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, तो रेट है आपका 2%, 2% फॉर ऑल। तो यहाँ पर रेट आपका है 2%, और थ्रेश होल्ड जो है वो अप टू 50,000 पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ। फॉर एग्जाम्पल मैम मेरा रेंट जो है वो 60,000 का, तो मैं 10,000 में काटूंगा कि पूरे में काटूंगा, बेटा पूरे में काटोगे, ठीक है। तो दो ही सेक्शन है जिसपे थ्रेश होल्ड पे टीडीएस नहीं है, तो 194N जहां पर आपको टीडीएस है 1%, नहीं 2% अबव 1 करोड़, और एक है सेक्शन 194Q दैट इज 0.5%, 0.1% अबव 50 लाख। तो Q में और N में जो है वो क्या है आपका, थ्रेशहोल्ड पे टीडीएस नहीं है, बाकी हर जगह अगर आप थ्रेशहोल्ड क्रॉस करते हो तो आपको थ्रेशहोल्ड पे भी टीडीएस काटना है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये लिख देती हूँ, ओनली इन टू सेक्शंस वी डू नॉट कट TDS on threshold amount, even if we cross the threshold limit। कौन है वो दो सेक्शन, तो है एक 194Q दैट इज योर क्वांटिटी परचेज मोर देन 50 lakhs, ठीक है। तो इस पे रेट कितना है, इस पे आपका रेट है 0.1% अबव 50 lakhs। तो क्या 50 लाख पे कभी टीडीएस आएगा, नहीं। 194N दैट इज माय नोट विड्रॉल, तो इसका आपका है 2% अबव 1 करोड़। 1 करोड़, ठीक है। तो यहां पर आपका है कि जो 194Q और 194 ऐसे दो सेक्शंस है जिन पे आपको थ्रेशहोल्ड पे टीडीएस कभी भी नहीं काटना है, ठीक है। रेस्ट ऑल अदर सेक्शंस, जितने भी अदर सेक्शंस है, रेस्ट ऑल अदर sections we deduct TDS on threshold amounts also as we cross them, ठीक है। कल से बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो बताऊं कौन सा होगा, जो हमने पढ़ा है ना 194C में, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन डू, ये वाला। इसको अपन ना वहां पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, आप लोग लिख लेना, मैं कॉपी पेस्ट कर, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। उम्मीद ना, कहना क्या चाहते हो भाई।
टेक स्क्रीनशॉट, कॉपी, वर्क इन फाइल, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। I think now it's perfect. Example. ABC LLP paid job charges to XYZ partnership firm for doing the embroidery work on fabric supplied by ABC LLP during the previous year 25-26। तो जो बिल 1 है वो कितना है आपका 30/4/2025 को बना हुआ है 27,000 का। फिर नेक्स्ट बिल 30 जून को बना है 25,000 का। फिर नेक्स्ट आपका 28,000 का है और लास्ट वाला है आपका 32,000 का है। ठीक है, सिंस कि यहाँ पर क्या वो सिंगल बिल है वो 30,000 क्रॉस कर रहा है, नहीं, मल्टीपल 1 लाख क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा। क्या यहाँ पर 30,000 और 1 लाख क्रॉस हो रहा है सब मिला के, नहीं। क्या यहाँ पर 30,000 या 1 लाख क्रॉस हो रहा है, नहीं। बट यहाँ पर ना सर 30,000 भी क्रॉस हो रहा है और 1 लाख भी क्रॉस हो रहा है। अगर एक भी चीज क्रॉस होता तो हम काट देते, बट यहाँ पर तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिंगल जो है वो 30,000 से ज्यादा है और मल्टीपल जो मिला के है वो आपका 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो टीडीएस विल बी डिडक्टेड, TDS will be deducted on 30/12/2025। ठीक है, 30/12/2025 को डिडक्ट होगा ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ, ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ कितने पे कटेगा, तो 27 + 25 कितना हो जाएगा आपका 27 + 1 मिनट 27 + 25 27 + 25 + 28 + 32 इज इक्वल टू हाउ मच 1,12,000। तो 1,12,000 पे हम काटेंगे कौन सी डेट पे, तो हम काटेंगे 30/12/2025 को। ठीक है, तो रेट इज इक्वल्स टू 1,12,000 इंटू, जब आपने 194C पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर ना रेट है, तो रेट जो है वहां पर दो है। क्या है, एक है 1% और एक है 2%। तो जिसका कट रहा है पे, जिसका कट रहा है सामने वाला बंदा, जिसका मैं टीडीएस काट रही हूँ मैं सामने वाले बंदे के हिसाब से लगाऊंगी। अगर वो इंडिविजुअल एचईएफ है, छोटा इंसान है 1%, अगर वो अदर देन इंडिविजुअल एचईएफ है तो 2%। ठीक है, तो एबीसी पेड जॉब चार्जेस टू एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि इंडिविजुअल एचईएफ दोनों नहीं है तो पार्टनरशिप फॉर्म है तो कितना लगेगा बेटा 2%। तो 1,12,000 इंटू 2% टीडीएस काटना पड़ेगा, तो 1,12,000 इंटू 2% इज इक्वल टू 2240। ठीक है, तो मुझे इतना टीडीएस डिडक्ट करना है, तो बैलेंस पेमेंट टू बी मेड, बैलेंस टू बी पेड टू, किसको मैं पैसा दे रही हूं, एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म, जो कि मेरे लिए क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है। तो एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जो कि कौन है बेटा, हमारी पेई है। और पेयर कौन हो गया, तो पेयर है कौन, एबीसी एलएलपी। ठीक है, तो एबीसी एलएलपी जो है जो काट रही है और पेमेंट किसको कर रही है, एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म को अंडर 194C। तो पेमेंट जो है वो अल्टीमेटली उसको ये वाली डेट को कितना करना है, तो 32,000 रुपए। हाँ, अज्यूमिंग कर रहे हैं हम लोग, ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे पेमेंट जो है ना वो हो चुके हैं। तो मैं जब 31/12 को जब पेमेंट कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, 32,000 का कर रही हूँ, तो मेरा 32,000 रुपए जो पेमेंट करना है माइनस कितने का टीडीएस काट ली मैंने, टोटल का 1,12,000 का टीडीएस काट के बैलेंस हो गया मेरा 29,760 रुपीज। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पहले तो हमने सिर्फ टीडीएस निकाल लिया, बट पूरा पिक्चर समझने के लिए आपको ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। आई होप आई एम क्लियर, समझ आ गई है। देख लो एक बार अच्छे से पूरा, और नहीं है तो एक बार पॉज करके लिख भी लो अपने उस। ठीक है सर।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 194 IB, रेंट बाय इंडिविजुअल एंड HUF नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट, कि जो लोग टैक्स ऑडिट के लाइबल नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा ना, पेयर जो 194 I में कवर नहीं है, तो जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख तक है, तो क्या उनको टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है? नहीं करानी पड़ती। इसीलिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है नॉट लाइबल टू टैक्स। ठीक है। 46 मिस्टर एक्स सैलरीड इंडिविजुअल, सैलरीड पर्सन है तो पेयर हो गया, pays rent of 60,000 per month to Mr. Y from June 2025. Is he required to deduct tax at source? Yes. If so, when he is required to deduct the tax? कब डिडक्ट करना है? Also compute the amount of tax to be deducted at source. तो पहली बार तो पूछा है क्या when, कब टैक्स डिडक्ट करना है। दूसरा कंप्यूट द अमाउंट, कि कितना टैक्स डिडक्ट करना है। ठीक है। और पहले तो बोला है कि क्या करना है कि नहीं करना है। ठीक है। फिर चौथा क्या क्वेश्चन है, वुड यू आंसर चेंज इफ एक्स हैज वेकेटेड द प्रेमाइसेस ऑन 31 दिसंबर, अगर वो 31 दिसंबर को प्रेमाइसेस वेकेट कर देता है तो टीडीएस क्या होगा। एंड ऑल्सो व्हाट वुड बी आंसर इफ वाई डज नॉट प्रोवाइड अ पैन टू मिस्टर एक्स, कि अगर वाई ने एक्स को पैन प्रोवाइड नहीं किया तो आपका जो क्या बोलते हैं वो है, वो क्या होगा। ठीक है। आई होप वी शुड टेक दिस ओके, इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए 194 IB इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा आप लिख सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले क्या पूछा है, इज ही रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स? यस। तो फर्स्ट हम मैं आंसर लिखूंगी, यस ही इज, मिस्टर एक्स इज अ सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है। सैलरीड एम्प्लॉय है पहली बात तो वो, तो ऑब्वियसली उसका टर्नओवर वाला टेंशन होगा क्या? नहीं। तो इज अ सैलरीड एम्प्लॉय इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IB। ठीक है, क्योंकि वो इसमें फॉल करता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल एनएचए जिसका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से और 50 लाख से कम है। ठीक है। तो वो सैलरीड एम्प्लॉय है और क्या बोलते हैं, पेइंग रेंट ऑफ मोर देन 50,000 पर मंथ और पार्ट, क्योंकि उसका जो रेंट है वो क्या है, 50,000 पर मंथ या उससे ज्यादा है, इसलिए वो किस में आ रहा है, 194 IB में आ रहा है। अगर 50,000 तक होता तो आता क्या? नहीं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है ये, इफ सो व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, कि कब उसको टैक्स डिडक्ट करना है। तो ना 194 IB की एक खासियत है क्या, कि ना फॉर 194 IB, ये सिर्फ स्पेशली 194 IB के लिए ना, ये समझना, फॉर ऑल दी ट्रांजैक्शन यू नीड टू डिडक्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, बट in case of 194 IB, TDS has to be deducted. TDS has to be deducted. अब इसमें ना दो केस है, इफ प्रीमाइसिस इज वेकेटेड, कि प्रीमाइसिस आपने वेकेट कर दिया है, तो इफ प्रीमाइसिस इज वेकेटेड बिफोर एंड ऑफ द ईयर, कि आपने पूरा साल भर रहे क्या? नहीं। इफ प्रीमाइसिस इज नॉट वेकेटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इफ प्रीमाइसिस इज नॉट वेकेटेड ड्यूरिंग द ईयर, if premises is
नॉट वेकेटेड ड्यूरिंग द ईयर, और आपने यहाँ पे है कि प्रीमाइसेस इज वेकेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जब आपने प्रीमाइसेस वेकेट नहीं किया है तो आप कब काटोगे? एट 31 मार्च, ठीक है। तो एट द लास्ट मंथ, ठीक है, आपको मार्च में जो है, जब आप मार्च का रेंट पे करोगे तब आपको टीडीएस जो है वो काटना है, ठीक है, कि उस टाइम जब उसका पेमेंट होगा तब। और द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी कि एक्चुअल पेमेंट ऑफ मार्च रेंट। जब आप क्या बोल रहे हो, एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो, एक्चुअल पेमेंट ऑफ लास्ट मंथ, मार्च मंथ रेंट, मार्च रेंट, कि जब आप मार्च का रेंट पे करोगे ना उस टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट कर देना है, ठीक है। बट अगर आपने मार्च से पहले ही विकेट कर दिया है तो एट द टाइम ऑफ, एट एक्चुअल पेमेंट ऑफ, एक्चुअल पेमेंट ऑफ लास्ट मंथ रेंट, लास्ट मंथ रेंट बिफोर वैकेंसी, बिफोर वैकेंसी, कि वेकेट करने से पहले जो लास्ट मंथ का रेंट होगा तब आपको इतना टीडीएस काटना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि रेट की, तो रेट जो है वो नेक्स्ट आगे पूछेगी तो उसमें बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ सो व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, तो कब डिडक्ट करना है? तो अगर उसने पहले वेकेट कर दिया या फिर वेकेट नहीं किया है। सिंस उसने वेकेट नहीं किया है, ये हमारा जो है वो क्या है, रियल केस है, ये हमारा जो है वो एक्चुअल मतलब कि क्वेश्चन केस, ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन का केस क्या है कि ये अब उसने कभी भी वेकेट नहीं किया है, हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, इफ इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, तो कब हो रहा है, तो अगर वो ही इज नॉट वेकेटेड ड्यूरिंग द ईयर तो उसको कब करना पड़ेगा, ये वाला, कि जब वो मार्च का मंथ का रेंट का पेमेंट करेगा तब उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, कि कितना आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपका आ गया थर्ड केस, तो उसमें ना अपन रेट डील कर लेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड, ठीक है, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड। तो अगर मैं रेट डिस्कस करूं तो रेट है आपका 2%, बट मैक्सिमम, मैक्सिमम अप टू लास्ट मंथ रेंट, ठीक है। एंड इफ पैन नॉट प्रोवाइडेड, इफ पैन नॉट प्रोवाइडेड देन 20% मैक्सिमम अप टू लास्ट मंथ रेंट, ठीक है। तो अभी हमारा केस है पैन प्रोवाइडेड वाला, और इसने जो है वो कब गया था, जून 2025 में गया, ठीक है। तो जो क्या अप्रैल मई 10 महीने का रेंट आएगा आपका, तो 10 महीने का जो रेंट है वो कितना आएगा, 60,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, 60,000 पर मंथ इंटू 10 months इंटू 2% इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6 लाख इंटू 2% इज इक्वल्स टू 12,000, 12,000 टू बी डिडक्टेड फ्रॉम मार्च रेंट, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम मार्च रेंट, ठीक है, कि टू बी डिडक्टेड फ्रॉम वेयर, टू बी डिडक्टेड फ्रॉम मार्च रेंट। तो टू बी रेंट टू बी पेड, रेंट टू बी पेड बाय पेयर, जो पेयर है वो कितना रेंट पे करेगा, 60,000 रुपए पर महीना रेंट है, पूरे साल का टीडीएस एक बार में काटा है 12,000, तो आपका आंसर हो जाएगा 60,000 माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू 48,000, ठीक है। और यहां पर मैं आपको एक डिफरेंस बिटवीन देना चाहूंगी कि टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस,
तो इसमें आपका है, इसको कर लेते हैं बीच में, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, 194 IB। फिर ना ये जो बैलेंस वाले सेक्शंस नहीं थे, कौन से वाले बताऊं, ये वाले चार्ट बुक में जो किए हैं। हम्म। एंड बैलेंस सेक्शन, ठीक है। 194 IB एट द टाइम ऑफ लास्ट मंथ, ठीक है, ऑफ टेनेंट लिविंग। तो जहां पर जो टेनेंट का जो लास्ट मंथ है उस प्रीमाइसेस में क्या बोलते हैं, एट टाइम ऑफ लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंट एट प्रीमाइसेस, कि उस प्रीमाइसेस में टेनेंट का जो लास्ट मंथ है तब उसको टीडीएस काट लेना है, अगर वो 31 मार्च तक है, और एट ईयर एंड, और एट ईयर एंड, ठीक है। तो अगर कोई लास्ट मंथ है उससे पहले वेकेट कर रहा है तो वो वाला मंथ, और एट द ईयर एंड, ठीक है। इसमें आपको डिडक्ट करना है ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ओनली एट टाइम ऑफ पेमेंट, कि भाई जब आप पैसा दे रहे हो ना तब आप काट लो, ठीक है। और बैलेंस एक्शन के लिए क्या है, तो बैलेंस एक्शन के टाइम पे है आप पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो आपके में है क्रेडिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट, तो यहां पर आपका आ जाएगा क्रेडिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और सेकंड पेमेंट मेड, जब आपने पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले है, तो विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, कि जो भी उन दोनों में से पहले होगा उस डेट पे आपको डिडक्ट कर लेना है। तो ये आपके सेक्शंस हैं, दैट इज योर टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, कि कब आपको टीडीएस काटना होता है। तो 194 IB जो एक इकलौता सेक्शन तो आपको तब काटना होता है। फिर 192 क्या है आपका, सैलरी। 192A क्या है, अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ। 194 क्या है, तो 194 है आपका डिविडेंड। उसके बाद हाँ, 194 क्या है, डिविडेंड। 194 IB क्या है, बेटिंग। 194 BB क्या है, बिग बेटिंग। 194BA इज बेटिंग ऐप। DA is there after maturity of life insurance policy, but technically it is maturity of life insurance policy. LA is land or building का compulsory acquisition. N is note withdrawal. P is pension and interest income, and R is what? So R is your relax in Thailand, that is your perquisite in case of business and profession, ठीक है। तो ये जो है वो आपका वो है जो आई थिंक आपको बनाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने अलग से नीचे पेज बनाया, मैं आंसर के बीच में कंटिन्यू नहीं किया। आंसर बस यही बोल रहा है कि आपको क्या बोलते हैं, ये 60,000 पर मंथ इतना टीडीएस काट लेना चाहिए, और बैलेंस पैसा उसको दोगे तो 60,000 रुपए मार्च मंथ का रेंट है, 12,000 काट के 48,000 रुपए उस बंदे को पेमेंट कर दोगे आप, कब का, मार्च का, क्योंकि भाई मार्च में टीडीएस काटना है। तो व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, मार्च में। अब ऑल्सो क्या पूछ रहा है वो, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, कि आपको टैक्स निकालना है तो बता दिया। वुड योर आंसर चेंज इफ मिस्टर एक्स वेकेटेड द प्रीमाइसेस ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, कि अगर वो 31 दिसंबर को प्रीमाइसेस वेकेट कर रहा है तो फिर क्या चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। इफ मिस्टर एक्स की वाई, मिस्टर वाई होगा, अच्छा नहीं,
तो एक्स डिडक्ट कर रहा है ना, हाँ ठीक है, एक्स पेयर है, सामने वाला पे ही है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। If Mr. X vacates the premises on 31/12/2025, ठीक है, टाइम ऑफ डिडक्शन एट एट टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिसम्बर रेंट, कि दिसंबर का जब आप रेंट पे करोगे, लास्ट मंथ आपका दिसंबर है तब आपको काटना है, रेट ऑफ डिडक्शन। तो यहां पर तो अगर आप देखोगे तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने और कट गए, तो आई थिंक इट्स अराउंड 7 मंथ्स। तो यहां पर आपका आ जाएगा 60,000 इंटू 2% इंटू 7 मंथ्स इज इक्वल्स टू 8400। तो 8400 का टीडीएस आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है, इफ मिस्टर वाई डज नॉट प्रोवाइड पैन, कि भाई अगर वो पैन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। अगर वो पैन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, फर्स्ट केस, इफ वेकेटेड इन मार्च, अगर मार्च में वेकेट किया और पैन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अपन उसका टीडीएस काटेंगे कितना, 60,000 पर मंथ इंटू 10 मंथ्स इंटू 20%, कितना हो गया आपका, तो 60,000, 6 लाख इंटू 20% इज इक्वल्स टू 1,20,000। बट क्या 1,20,000 काट सकते हैं, क्योंकि रेंट ही आपका 60,000 है, बट मैक्सिमम अप टू लास्ट मंथ रेंट दैट इज रुपीज 60,000। तो आप कितना टीडीएस डिडक्ट करोगे, 60,000 ही करोगे, और उसको बैलेंस टू बी पेड इज इक्वल्स टू 0, बैलेंस टू बी पेड कितना पे करोगे इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि रेंट ही आपका 60,000 है, 60,000 का टीडीएस काटना है, तो हो गया 0 हो गया ना, ठीक है। सेकेंड, कि इफ वेकेटेड इन मार्च में वेकेट किया यहां पर, और यहां पर वेकेट किया है दिसंबर में 2025, तो यहां पर आपका है 60,000 पर मंथ इंटू 7 मंथ्स इंटू 20%, कितना आंसर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 84,000, बट मैक्सिमम अप टू लास्ट मंथ रेंट, बट मैक्सिमम अप टू लास्ट मंथ रेंट दैट इज रुपीज 60,000। तो कितना पे करोगे, आप कुछ 0 पे करोगे सामने वाले को, ठीक है। तो बैलेंस टू बी पेड एज रेंट हाउ मच इज 0। आई होप आई एम क्लियर। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विच कम्स इन एग्जाम क्वाइट ऑफन, इसलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, और ये बिल्कुल आपको 4-5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली यू विल नॉट राइट दिस लॉन्ग, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिखा है कि प्रोविजन क्या होता है करके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड राइट द प्रोविजन फुल्ली, ठीक है, और एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ध्यान रखना, हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोलता है ये, तो ये बोलता है कि 47, Mr. A owns a building situated in at New Delhi, which is given on monthly rent of 75,000 to Mr. B with effect from 1 June 2025. Rent is paid by Mr. B on the first day of every month. कि रेंट जो है मिस्टर बी पे कर रहा है ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। केसेस इंक्लूड मिस्टर बी एज अ बिजनेसमैन विथ 2.5 करोड़ का टर्नओवर,
एंड 0.5 करोड़ टर्नओवर और अ सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है, तो एक बार इसको भी अपन ले लेते हैं वहां पर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आप लोग को बहुत अच्छे से समझने जरूरी हैं। टेक स्क्रीनशॉट, कॉपी। ये ठीक है, उसके बाद ये किया है, अब नेक्स्ट पेज में करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मिस्टर ए ओन्स अ बिल्डिंग सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली विच इज गिवन ऑन मंथली रेंट ऑफ 75,000 टू मिस्टर बी फ्रॉम 1 जून 2025। रेंट इज पेड बाय मिस्टर बी ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, अब केस बी मिस्टर बी cases cases include Mr. B as a businessman with 2.5 करोड़ टर्नओवर, 0.05 करोड़ टर्नओवर और अ सैलरीड एम्प्लॉय। तीन केसेस है इसमें बेसिकली। ठीक है फाइन। फर्स्ट केस जो है वो क्या बोलता है, बी मतलब बी क्या है, बी इज अ बिजनेसमैन, मतलब जो मिस्टर बी है इसको, क्योंकि मिस्टर बी करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बी जो है वो आदमी का नाम है। ठीक है, मिस्टर बी इज अ बिजनेसमैन विथ टर्नओवर ऑफ 2.5 CR। तो भाई ये तो बड़ा आदमी है, तो क्या है, सेक्शन 194I, सेक्शन 194I इनकम फ्रॉम रेंट, इनकम फ्रॉम रेंट अप्लाई। ठीक है, अब जो काट रहा है, पेयर है, वो कौन है बेटा, बी है। ठीक है, क्योंकि बी रेंट पे कर रहा है, तो जो पे करता है वही पेयर होता है, तो वही काटता है टीडीएस। तो टीडीएस का रेट जो है, अब ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का रेट कितना है, 10%। तो टीडीएस इज इक्वल्स टू 75,000 पे कटेगा, क्योंकि अपना थ्रेशोल्ड 50,000 पर मंथ है। ठीक है, इनटू रेट कितना है आपका 10%, इनटू मंथ, कितने मंथ के लिए आपको लेना है, तो आप लोगे जून से लेके ना 4 5, हाँ दो ही तो कटा ना, तो 4 5 कट गया तो 10% आ गया, तो 10 महीने आ गए, 10 months इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो 75,000 इंटू इज इक्वल्स टू 75,000। तो आपका टीडीएस जो आप काटोगे वो कितना काटोगे, 75,000। ठीक है, और ये तो टोटल में कटेगा, मतलब हर मंथ टीडीएस कटेगा, तो टोटल में उसका टीडीएस उसने कितना काटा है, 75,000 रुपए जो वो टोटल में काटा है। तो यहाँ पर 194I में बेटा क्या होता है कि आप मंथली डिडक्ट करते हो ना, मंथली डिडक्शन, कि मंथली डिडक्शन आपका कितना होगा, ऑब्वियसली 10% के हिसाब से 75,000 माइनस 10% इज इक्वल्स टू 7,500 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 75,000 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा, 67,500। ठीक है, तो आपको ये पता है कि मिस्टर बी जो है वो 194I में कवर हो रहा है। 194I में जब जब आप पैसा दोगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, तो 75,000 माइनस 10% ऑफ 75,000, 7500 रुपए। तो आप हर महीने उस बंदे को वापस कितना पेमेंट करोगे, 67,500। इसमें बस आंसर पूछा है हाउ मच टीडीएस विल बी डिडक्टेड, तो मैं टोटल में बता रही हूँ कि पूरे 10 महीने का टीडीएस जो है वो कितना होगा, 75,000। ठीक है, अब नेक्स्ट जो केस है वो क्या है आपका 194 क्या बोलते हैं आईबी में फॉलो होगा, जिसका टर्नओवर जो है वो कितना है, 50 लाख। सेकंड, मिस्टर बी विथ टर्नओवर ऑफ 50 lakhs। तो भाई 50 लाख का मतलब 1 करोड़ से कम है उसका टर्नओवर, तो ये आएगा 194 IB में। सेक्शन 194 IB इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं वो कितना है, रेंट 7,50,000 टोटल में कितना हो जाएगा, तो टीडीएस इज इक्वल्स टू 75,000 पर मंथ इंटू 10 months इंटू इसका रेट कितना है, तो इसका रेट है 2%। ठीक है, तो यहाँ पर में आ जाएगा 2% इज इक्वल्स टू 7,50,000 इंटू 2% कितना आ जाएगा, 15,000। और ये 15,000 जो है वो डिडक्ट होगा कब, तो इटले की एट पेमेंट ऑफ मार्च रेंट। ठीक है, क्योंकि यहां पर कब कटता है, आपके लास्ट मंथ में कटता है, तो 75,000
-15,000, तो लास्ट मंथ में आप पूरा 15,000 काट लोगे, कितना हो जाएगा -60,000। तो आप कितना पेमेंट करोगे लास्ट मंथ का रेंट? 60,000। तो आप ऐसे बता रही हूँ कि 194 आई में आपको मंथली डिडक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि हर सेक्शन में मंथली ही देते हैं। 194 IB में बस आप लास्ट मंथ के रेंट पे देते हो, दैट इज हाउ मच, 15,000 काट के आप 60,000 रुपए जो है वो कर दोगे। ठीक है, फिर ये हो गया, ये हो गया। फिर थर्ड वाला केस, थर्ड जो है वो क्या बोलता है, बी सैलरीड एम्प्लॉई है। सैलरीड एम्प्लॉई है, ठीक है। तो सैलरीड एम्प्लॉई है तो क्या है कि बी जो है वो सैलरीड एम्प्लॉई है, और ठीक है, बी जो है वो सैलरीड एम्प्लॉई है, तो ऑब्वियसली उसमें भी क्या होगा, 194 IB अप्लाई। सो सेम एज केस बी, कि जो बी वाला केस है सर, उसी की तरह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 47, जहां पर आप मिस्टर बी पहले बिजनेसमैन, टर्नओवर ऑफ 50 लाख, एंड मिस्टर बी सैलरीड एम्प्लॉय 194 IB केस बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोलता है ये, Mr. Ramu, salaried individual, has paid a rent of 60,000 per month to Shivam Kumar from 1st July to 31 March. Mr. Shivam Kumar has not furnished his PAN. PAN नहीं दिया है। तो पहली बात तो आपका 60,000 पर मंथ का रेंट है, तो मोर देन 50,000 है तो एप्लीकेबल होगा। रेट लग जाएगा 20% से, और मंथ कौन सा लोगे आप, तो मंथ आपका आएगा 1 जुलाई से लेके, फ्रॉम 1 जुलाई ना, और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक, तो 4 5 6 7 7 3 9 मंथ्स। ठीक है, तो 9 मंथ का जो है वो आप लोगे, तो कितना आ जाएगा, 60,000 इंटू 20% इंटू 9 महीना, 1,08,000। बट आप कितना काट सकते हो, तो मैक्सिमम मैं काट सकता हूँ 60,000, क्योंकि मेरा जो लास्ट मंथ का रेंट है वो कितना है, 60,000, तो मैं कितना काटूंगा, 60,000। ठीक है, नेक्स्ट 49, Mr. Ashok, working in a private company, is on deputation for 3 months from December to February at Hyderabad, where he pays a monthly rent of 52,000 for those 3 months, totaling to 1,56,000. Rent is paid by him on the first day of the relevant month. ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट मंथ, तो 52,000 का टोटल कितना हो गया, ये 1,56,000। तो 1,56,000 इंटू 2% इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो 1,56,000 का 2% हो गया आपका 3,120। तो उसको कितना काटना पड़ेगा, 52,000 माइनस 3,120 इज इक्वल -52,000, 48,880। ठीक है, तो इतना जो है वो उसको पे कर देगा, लास्ट मंथ के रेंट में से इतना डिडक्ट कर लेगा, दैट इज योर 3,120। आई होप आई एम क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका 194J। 194J जो है वो क्या बोलता है, फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी एंड डायरेक्टर फीस। ठीक है, तो 194J में कौन कौन सा आता है, FPS दैट इज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, एक आता है FTS दैट इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, फिर आता है आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब जो आपको बुक्स के अगेंस्ट में मिल रही है, या फिर किसी मशीनरी पेटेंट, मतलब किसी भी स्पेशलाइजेशन जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है उस पर मिल रही है, दैट इज योर रॉयल्टी। फिर एक आता है आपका नॉन कम्पीटिंग फीस, जो आप कहीं से पैसा ले रहे हो कि आप सेम बिजनेस में एंटर नहीं करोगे, या सेम एरिया में नहीं करोगे, या फिर आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को ज्वाइन नहीं करोगे, दैट इज योर नॉन कम्पीटिंग फीस। और लास्ट वाला है आपका डायरेक्टर फीस।
डायरेक्टर फीस जो है वो रेगुलर नहीं होता है, जितनी डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करते हैं उसके बेसिस में होता है, इसलिए उसको सैलरी में काउंट नहीं किया जाता, बिकॉज डायरेक्टर इज नॉट ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर फीस जो है उसको अपन 194 जे में काउंट करते हैं। तो 194 जे में क्या होता है, 5 चीज होती है, एफपीएस, एफटीएस, रॉयल्टी, नॉन कंपीटिंग फीस और डायरेक्टर फीस। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन 194 जे, सेक्शन 194 जे, एफ पी एस, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, एफ टी एस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कंपीटिंग फीस, सेम एम्प्लॉयर को ज्वाइन नहीं करना या सेम बिजनेस नहीं करना या फिर कुछ पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस नहीं करना, दैट इज नॉन कंपीटिंग फीस, जो आप किसी से पैसा ले रहे हो कि आप कोई काम नहीं करने का पैसा ले रहे हो। ठीक है, और लास्ट वाला है आपका डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। ठीक है, अब यहां पर एक सबसे बढ़िया चीज क्या है कि ये चारों के लिए आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल लिमिट अप टू 50,000, 50,000 तक इंडिविजुअली नहीं लगेगा बेटा, अपडेटेड प्रोविजन है, इससे पहले 30,000 था, अब 50,000 हो गया इंडिविजुअली। और इसमें जो है वो आपका क्या है, नो लिमिट, मतलब नो थ्रेश होल्ड, नो लिमिट मतलब नो थ्रेश होल्ड, नो थ्रेश होल्ड। 100 रुपए भी पेमेंट करोगे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, वैसे होता नहीं है, बट अगर आप करोगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 जे। ठीक है, अब 194 जे में कौन से रेट होते हैं, तो 194 जे में आपका होता है एक 10% फॉर ऑल। ठीक है, और 2% इन केस ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कॉल सेंटर, और है आपका सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। तो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का क्या, तो उसका जे 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 194 जे, हाँ, रॉयल्टी फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। तो सेल और एग्जीबिशन करके क्या ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ले रहे हैं रॉयल्टी, उसकी रॉयल्टी, उसको क्या बोलते हैं, एग्जीबिशन करके या सेल करके सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का अगर उसके केस में रॉयल्टी ले रहे हैं, तो इन तीनों के केस में आपको कितना है, 2%, बाकी सबके केस में कितना है, 10। तो आई होप नाउ 194 जे इज क्लियर। ठीक है, अब 194 जे में अगर मैं यहीं पे लिख देती हूँ पेयर कौन है, तो पेयर आपका वही सेम एज 194 ए। अब मैं 194 ए 193 से अलग वाला इंटरेस्ट की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहां पर अपन लोगों ने लिखा ये इन लोगों के लिए ना पेयर जो है वो सेम है, तो 194 ए जो है वो 194 सी, 194 एच, 194 जे एंड 194 आई। क्या है सर पेयर, यही जो बताया था कि इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है, और अदर पर्सन जिसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये सारे लोगों के लिए सेम पेयर पे ही है, और पे ही कौन है आपका, रेसिडेंट पर्सन। तो मैं अगर पेयर पे ही बोलूं तो सेम एज 194 ए, सेम एज 194 ए। ठीक है, क्योंकि सबके लिए एक ही, तो 194 ए अपन याद रखेंगे कि ए फिर सी फिर जे फिर एच और आई, ये सबके लिए क्या है, सेम पेयर ऑफ पे है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर 194 जे। तो ये आपका हो गया 194 जे, एफपीएस, एफटीएस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पिटिंग फीस, डायरेक्टर फीस, इंडिविजुअल लिमिट अप टू 50,000, नो थ्रेशोल्ड, पेयर पे और आई थिंक नाउ आपको समझ आ गया कि क्या है कैसा है। अभी क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन क्या बोलता है ये, XYZ Limited makes a payment of 29,000 to Ganesh on 8 October towards the fees of professional service. Another payment 22,000 to same on the technical service. No TDS. आप बताओ बेटा क्यों टीडीएस नहीं है, क्योंकि भैया 50,000 की लिमिट है इंडिविजुअल,
और यहाँ पे बोला है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, तो इन दोनों के लिए हमारे पास 50% की लिमिट है, बट यहाँ पर हमारी लिमिट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, करके हम नो डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो XYZ प्राइवेट लिमिटेड पेज मिस्टर नारायण ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25, 26, 22,000 प्रोफेशनल सर्विस का 18,000 टुवर्ड्स रॉयल्टी। तो एक मिनट, तो यहाँ पे किसका किसका पेमेंट हो रहा है? प्रोफेशनल सर्विस का हो रहा है और रॉयल्टी का हो रहा है, कटेगा नहीं क्योंकि 18,000 और 22,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं लिख दूंगी नो TDS। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है ये? टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड पेज 12,000 टू मिस सुधा, 12,000 रुपए सुधा को, इट्स डायरेक्टर टुवर्ड सिटिंग फीस विच इज नॉट टैक्सेबल, 192 सैलरी में नहीं होता है। तो डायरेक्टर फीस में कोई लिमिट है क्या? नहीं, 12,000 इंटू 10% कितना हो जाएगा? 1,200 रुपए। कितना TDS कट जाएगा? 1,200। ठीक है, राधा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन श्याम लिमिटेड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड रिगार्डिंग द सर्विस कॉल चार्जेस हाउ मच? 70,000। कॉल सेंटर पे कितना है? 2% है ना, और बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, तो 70,000 इंटू 2% टोटल में कितना कटेगा? 1,400 रुपए। तो आपको कितना TDS काटना है? 1,400 रुपीज। आई होप आई एम क्लियर। यस। A television company pays 50,000 to a cameraman for shooting a documentary film. तो यहाँ पर क्या बोला है चार्ट बुक में? 194J ना, रॉयल्टी फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म। सिंस TDS 50,000 तक है इसलिए नो TDS, अगर 50,000 से ज्यादा होता तो TDS लग जाता। An individual practicing as a chartered engineer is in receipt of fees from a company for the purpose of valuation of property, 50,000 तक है, नो TDS। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बट आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हो। पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फीस टू मिस्टर मैन 50,000 नो TDS एट सोर्स, तो कटेगा भी नहीं, 50,000 तक है। ABC एंड कंपनी पेड 19,000 टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर एज सिटिंग फीस, डायरेक्टर में काटना पड़ेगा 2%, 19,000 का 2%, 380 रुपए। फाइनेंस बैंक लिमिटेड सैंक्शनड एंड डिसबर्स्ड अ लोन ऑफ 10 करोड़ टू बोरोवर लिमिटेड। ठीक है, तो 10 करोड़ का लोन दी बोरोवर लिमिटेड को ऑन 31 मार्च 2026। बोरोवर लिमिटेड पेड अ सम ऑफ 1 लाख एज सर्विस फीस टू फाइनेंस बैंक फॉर प्रोसेसिंग दी लोन एप्लीकेशन। तो जो प्रोसेसिंग फीस है लोन एप्लीकेशन की, उसी की बात चल रही है TDS की। लोन पे तो कोई TDS नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है TDS का जो लोन पे TDS की बात करे। प्रोसेसिंग फीस ऑफ दी लोन, क्या उस पे TDS है? नहीं, वो भी 194J में भी कवर नहीं होता और कोई TDS सेक्शंस पे कवर नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर आएगा आपका नो TDS। सिटिंग फीस ऑफ इतना तो डायरेक्टर 2%, कितना हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा, एक मिनट, हमने एक मिस्टेक कर दी है कि डायरेक्टर पे 10% का TDS होता है, तो यहाँ पर भी 10% कटेगा, तो यहाँ पर कटेगा 7,000, और यहाँ पर भी 10% कटेगा, तो यहाँ पर कटेगा 1,900, और यहाँ पर भी कटेगा 10% के हिसाब से, तो यहाँ पर कटेगा 2,570। डायरेक्टर फीस पे 10% है, ठीक है, सिर्फ तीन चीजों पे 2% है। सैंड कंपनी टू डायरेक्टर 25। ठीक है, तो डायरेक्टर वाले इतने क्वेश्चन से अगर एक आध कम भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप अगर, हाँ सी TDS चीजें सॉल्व करने का आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, मैं तो ऐसे भी पढ़ लूंगा, ऐसे भी कर लूंगा, तो इट्स वेरी मच ओके, यू कैन लीव द क्वेश्चन। और सी, एक बार आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर आप TDS TC आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
और मे बी आई बी पिकिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम एवरी सेक्शन, अगर लास्ट में हम लोग को टाइम मिला, मतलब ये पूरी सीरीज खत्म होने के बाद, टोटल इनकम करने के बाद, कि हम लोग एक ये चीज कर सकते हैं या फिर अभी ही कर सकते हैं कि ना पूरे पूरे जो हमारे ये क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन जो है पिक करना है कि दैट इज इनफ टू अंडरस्टैंड दी होल, मतलब जितने से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 194C में 10 ट्रांजैक्शन है, बट इफ आई चीज दिस 26 का सेकेंड, अगर मैं एक पढ़ी मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, फिर दो क्वेश्चन पढ़े मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लास्ट डे एग्जाम के पहले मैं ज्यादा पैनिक नहीं करूंगी, मुझे पता है मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है वो कितने क्वेश्चन पढ़ना है। अब जैसे 192 में तो यही दोनों है, सेम है, ठीक है। अब 192 इज वेरी इजी, एक क्वेश्चन है, ठीक है, बट 193 में तीन है, मैं कौन सा चूज करूंगी? लास्ट वाला, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन उठा के आई थिंक अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरे को लगता है कि विल बी डूइंग इट वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लास्ट में ये कर लेंगे कि विल टिक मार्क दी क्वेश्चंस एंड मतलब मार्क कर लेंगे कि दिस इज दी ओनली क्वेश्चन यू शुड रीड फॉर एग्जाम एंड देन गो, मतलब एग्जाम से पहले अगर आप टीडीएस थीसिस रिवाइज कर लो तो 20-25 ट्रांजैक्शन रिवाइज कर लो ताकि आपके दिमाग में बहुत इजीली जो है वो चले जाए। 194 आई हो गया, आई भी हो गया। एल ए, एल ए जो है वो किसकी बात कर रहा है? तो एल ए जो है वो बात कर रहा है लैंड और बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन, ठीक है, कि लैंड और बिल्डिंग का क्या कर रहे हैं? कंपलसरी एक्विजिशन कर रहे हैं। तो मिस्टर 2.5 लाख पेड टू मिस्टर ए, पहली बात तो 5 लाख तक अब लिमिट हो गई, 5 लाख तक कोई मतलब टीडीएस नहीं है, उससे ऊपर है। तो वही बोल रहा है पेड टू मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑन 22 फरवरी 2026 बाय स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज अर्बन लैंड, ठीक है भाई, कोई टीडीएस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट सेकेंड ना। वन 194 LA लैंड और बिल्डिंग का एक्विजिशन, ठीक है। अब जो एल ए जो कंपलसरी काटने वाला एनी पर्सन कटेगा किसका? रेसिडेंट पर्सन का, और 10%। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पर नोटिस करना, क्या बताओ, ये जो नॉर्मली ना हम लोग रेसिडेंट लोगों के ऊपर टीडीएस बना, मतलब जो नॉर्मल सेक्शंस है ना सारे वो रेसिडेंट को एप्लीकेबल होते हैं, और नॉन रेसिडेंट में दो सेक्शन बनाई गई है। नॉन रेसिडेंट के लिए कौन सी दो सेक्शन? इंटर लेवल पे बात कर रहे हैं। तो 194E आपको पता है एंटरटेनर वाली, और एक है 195, ठीक है, नॉन रेसिडेंट के लिए। बाकी जो सारी सेक्शंस है ना इसके अलावा, उसका पे ही कौन होगा पता है? रेसिडेंट पर्सन, ठीक है। मतलब कुछ कुछ ऑब्वियसली गैम्बलिंग वैलिंग को छोड़ के ये 194E 22 ये सब बात अलग है, बाकी एक नॉर्मल सी बात बताऊं, ठीक है। तो 194E एंटरटेनर वाली है, 195 आपकी है अगर कोई भी एंटरटेनर, नो सॉरी, नॉन रेसिडेंट को अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो, बैलेंस क्या बनाया गया? 195। और एक है जो सबके लिए बनाई गई है, और ये जो एक है ना वो भी आप देखोगे तो गैम्बलिंग वाली जो सेक्शन है ना, वो चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, आपको सबका काटना है, ठीक है। तो गैम्बलिंग में ये आ गया 194B, सॉरी 194B, डबल बी, BA और G, या तो गैम्बलिंग या गैम्बलिंग कमीशन या लॉटरी या गिफ्ट विफ्ट, ठीक है। अब 192 का हम लोग कवरेज बड़ा रखना है, सैलरी इसलिए नो डिफरेंशिएशन, सबका काट देंगे 192 में। और 194N इज व्हाट योर नोट विड्रॉल, ठीक है। और ये नोट विड्रॉल की सेक्शन भी अभी नई नई इंट्रोड्यूस हुई है, साल 2 साल पहले, ठीक है। उससे पहले 194N नहीं था। तो अगर आप देखोगे ना तो ये जो है एनी पर्सन टू एनी पर्सन वाली सेक्शन, एक तो गैम्बलिंग की है, एक तो सैलरी और दूसरा नोट विड्रॉल है। बाकी सब जगह क्या है? रेसिडेंट 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 रेसिडेंट। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा, कहाँ कहाँ पहुंचे अपन? 194 LA, चार्ट बुक में अपन पढ़ रहे थे 194 LA, ठीक है, सॉरी LA ना, हाँ LA। काटने वाला कौन है? एनी पर्सन रेसिडेंट पर्सन 10%,
क्या बोलता है ये, नो टीडीएस पेमेंट 5 लाख इन अ प्रीवियस ईयर, नो टीडीएस वन इफ एसेट इज एग्रीकल्चर लैंड, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट 1037 में, रूरल एग्रीकल्चर लैंड का कैपिटल एसेट ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन बैंक में, हाँ। तो अगर वो अर्बन लैंड है, क्या एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, नहीं, लेकिन टीडीएस क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि 5 लाख से कम है, मतलब 5 लाख तक नहीं टीडीएस, 1,80,000 में भी नहीं कटेगा, 2,20,000 में भी नहीं कटेगा, और ये कम अर्बन लैंड है ये भी, और ये अर्बन लैंड है, ठीक है। एग्रीकल्चर तो वर्ड यूज नहीं हुआ, सब लोग 5 लाख से कम है, इसलिए टीडीएस नहीं, और वैसे भी टीडीएस लेस देन 2.5 लाख पे शायद, हाँ नहीं, अप टू 5 लाख, नॉट लेस, सॉरी, अप टू 5 लाख पे टीडीएस नहीं है, और उसके ऊपर जो है वो टीडीएस है। तो दैट इज योर 194 LA, वेरी इजी। तो ना जो जो सेक्शंस बहुत इजी है, सिर्फ थ्रेशोल्ड देख के आपको देखना है, तो यू कैन ग्रुप दैट अंडर योरसेल्फ, ये एकदम दिमाग में रख लो, ठीक है। और ना मेरे को लगता है कि आपको एक चीज और बनानी चाहिए कि सेक्शंस विथ कॉमन रेट्स, मतलब एक ये बनाना चाहिए, सेक्शन विथ कॉमन रेट्स। अब ये कहाँ से देख के बनाओगे, बहुत सही, आपके पास सब कुछ है एक पेज के अंदर, क्यों इतना घबराते हो, यहाँ से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 10%, 10%, 10%, 10%, नहीं यहाँ तो इसको नहीं करना है, 10%, 10%, 10%, एक मिनट, कंपल्सरी एक्विजिशन पे 2% है, हाँ इसको कर लो 2%, एक मिनट, कंपल्सरी एक्विजिशन पे कितना है, 194 LA, 10% है, 194 LA पे 10% है, 2% नहीं है, 194 LA में 10% है, ये चीज ध्यान रखना, डोंट मेक अ मिस्टेक। तो 194 LA 10%, और 10%, 10%, ठीक है। तो कितने सेक्शंस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या लिखना है, 192A, 193, 194, 194A, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 192A, 193, 194, 194A, ठीक है। और कौन सा है, 4 हो गया, और है आपका 194 IC और J, 194 IC, 194 J, और 194 CIC J, KLA R और T, KLA R और T। अब 194, ठीक है, दिस इज योर KLA R और T, सब में कितना है, 10%, फिर 2% का वैसे ही करो, और उसके बाद बाकी चीजों का करें, और अगर मैं भी करके आपको ग्रुप में भेज दूंगी, बाकी जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेशन बैंक 194 LA हो गया, फिर है 194M। Now the next section we have is 194M, payment of commission, brokerage, professional fees by individual and HUF not liable to audit, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये किसका है, 194C, 194J और 194H। सी जो है वो किसके लिए था बेटा, कमीशन और ब्रोकरेज, तो सी जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए था। जे जो था वो किसके लिए था, तो जे जो था वो था कि क्या बोलते हैं,
ये था आपका, सॉरी, जॉब मतलब फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस एंड टेक्निकल सर्विस और बाकी सारी चीजें। और एच जो है वो है हाई कमीशन और ब्रोकरेज, मतलब जो कमीशन और ब्रोकरेज आप पे कर रहे हो। तो अगर आप इन 3 सेक्शंस में फॉल नहीं कर रहे हो तो आप कहां फॉल करोगे? 194M में। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। ठीक है, एक सेकेंड ना। यस, हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। तो यहां पर अपन आ जाते हैं आंसर में। 194J ना, हाँ, 194J हो गया। नेक्स्ट 194M। 194M, that is what my mix of 194C, 194J और 194H मोर देन ₹50 लाख। कि अगर आप इन तीनों में पेमेंट कर रहे हो 50 लाख के ज्यादा का और इन तीनों सेक्शन पे फॉल नहीं कर रहे तो आप कहां फॉल करोगे? यहां पर फॉल करोगे। ठीक है, तो 194CJH का एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो इन लोग की एप्लीकेबिलिटी ये है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेयर। सीधे सीधी बात करें, पेयर ऑफ, पेयर ऑफ 194C, J और H, इन तीनों का पेयर कौन है? तो इंडिविजुअल एंड HUF जिसका टर्नओवर जो है वो मोर देन 1 CR और 50 lakhs है। तो भाई जो लोग 1 करोड़ 50 लाख तक है वो कहां जाएंगे? एंड अदर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अदर्स भी क्या होंगे आपके? अदर्स में आएगा ऑल। ठीक है, और पेई जो है इनका वो कौन है? रेसिडेंट पर्सन। ये किसकी एप्लीकेबिलिटी है? ये पेयर पे किसके लिए? ये पेयर पे जो है वो CJ और H के लिए। ठीक है, तो अब जो लोग का टर्नओवर 1 करोड़ तक या 50 लाख तक है तो वो लोग तो CJ H में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उन तीनों का पेमेंट अगर 50 लाख से ज्यादा है इन तीनों को मिला के तो वो किस में आ जाएंगे? 194M में आ जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड में बोलूंगी कि 194C और J जो है ना वो नॉट एप्लीकेबल फॉर पर्सनल पर्पस, नॉट एप्लीकेबल फॉर पर्सनल पर्पस, कि वो पर्सनल पर्पस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और जो बाकी जितने भी सेक्शन है वो पर्सनल बिजनेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आप पर्सनल पर्पस के कारण C या J में फॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप किस में फॉल करोगे? आप 194M में फॉल करोगे। ठीक है, तो अगर आप पेयर पे की वजह से नहीं कर पा रहे हो या फिर ये वाला पर्सनल पर्पस की वजह से नहीं कर पा रहे हो तो आप किस में आ जाओगे? 194M में आ जाओगे। आई होप आई एम क्लियर। यस, क्वेश्चन क्या बोलता है? 62, X इज अ सैलरीड एम्प्लॉय। तो पहली बात तो भैया उसका टर्नओवर की कोई बात ही नहीं हुई। मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ वर्क ऑफ पर्सनल पर्पस। पहली बात तो भैया ना वो पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है और टर्नओवर भी वो है। अब ये रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर 25 लाख ऑन 10 अगस्त, कोई टीडीएस कटेगा नहीं। 30 लाख ऑन 2 नवंबर, तो 25 और 30 मिला के 55 हो गया। तो टीडीएस कब कटेगा? टीडीएस कटेगा 2 नवंबर को, क्योंकि 50 लाख की लिमिट कब क्रॉस हो रही है? इसको 2 नवंबर को। तो भले ही 2 नवंबर 2025 को टीडीएस कटेगा, बट कौन से अमाउंट में कटेगा? तो थ्रेशोल्ड को इंक्लूड करके कटेगा, मतलब टोटल में कटेगा। 25 + 30 कितना हो गया? 55 लाख। 55 लाख का 2% कितना हो गया आपका? इज इक्वल्स टू 1,10,000। तो आप कितना टीडीएस काटोगे? 1,10,000 रुपए का जो टीडीएस है वो आप काटोगे। ठीक है, और 1,10,000 का टीडीएस काटोगे और उसको वापस कितना दोगे? 30 लाख रुपए आपका पेमेंट है माइनस 1,10,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 28,90,000। आप उसको बैलेंस पेमेंट कर दोगे 2 नवंबर। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सेकेंड 63, Mr. Kale receiving pension from central government, contractual payment made during the year for reconstruction of his residential house in Arunachal Pradesh is 52,50,000। ठीक है, तो सीधी बात तो ये, पहली बात तो ये पेंशन इसको मिल रही है, तो ये क्या है आपका मतलब सैलरी हेड में, मतलब सॉरी
उसका टर्नओवर कभी नहीं होगा, तो वो 190 कहीं और नहीं जाएगा, मतलब टर्नओवर वाली कोई बात ही नहीं हुई, तो ये यहाँ पर कहाँ जाएगा 194 M में आ जाएगा। ठीक है, और सिंस 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट है तो इंटू 2%, तो 2% आपका हो जाएगा 1,05,000। तो आप कितना टीडीएस काटोगे? 1,05,000। ठीक है, फिर 64, संजय अ रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल नॉट डिराइविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन मेक्स अ पेमेंट ऑफ 12 लाख इन दिस, 12 लाख इन दिस एंड 20 लाख, सॉरी 20, 12 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 40, 50, 52 टू मोहन अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रेसिडेंशियल हाउस। तो 52 लाख टोटल में हो गया, इंटू 2%, लास्ट मार्च वाले पेमेंट पे कटेगा, क्योंकि जब थ्रेशोल्ड क्रॉस होते तब कटता है। तो 52 लाख इंटू 2% कितना हो गया आपका? 1,04,000। तो आपका कितना टीडीएस कटेगा? 1,04,000। ठीक है, फिर 65 क्या बोलता है? मिस अरुणा इज अ सीईओ ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। अरुणा सीईओ है मल्टीनेशनल कंपनी की। शी हायर सुरेश फॉर सप्लाई ऑफ हर हाउसिंग स्टाफ लाइक गार्डनर, शेफ, ड्राइवर एंड मेक्स पेमेंट ऑफ 25 लाख ऑन 10 अगस्त, 30 लाख और 22 नवंबर। टीडीएस कब कटेगा? 22 तारीख को, तब 52 लाख क्रॉस होगा। तो 52 लाख इंटू 2% इज इक्वल टू 1,04,000। इसको आप कैंसल भी कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, इसमें से अगर कोई भी एक क्वेश्चन भी रखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इट इज मेन इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी सेक्शन, कि सेक्शन एप्लीकेबल किसको है। क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पा लो तभी क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिमाग में डालेंगे कि भाई एप्लीकेबल कब हो रहा है, किसके लिए एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो इट इज डन। 194N. N is for what? Your cash withdrawal exceeding the prescribed limit from bank, post office and cooperative society. तो यहाँ पे काटने वाला कौन है? बैंक काटेगा, पोस्ट ऑफिस काटेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी काटेंगे, सब काटेंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है ये? एक्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, कैश विड्रॉल बाय हेड ऑफिस एंड ब्रांच 15 लाख और 10 70 लाख। तो 15 प्लस 70 कितना हो गया? ये मतलब 85 प्लस 40 लाख। तो 1 करोड़ के ऊपर जो है वो 2% है। ठीक है, 2% अबव 1 CR। एक मिनट, हाँ 2% अबव 1 CR। ठीक है, तो ये इस पे आपको ध्यान रखना है कि इस पे थ्रेशोल्ड पे टीडीएस नहीं है। तो यहाँ पर आपका टोटल में कितना हो गया? टोटल में आपका हो गया 15 प्लस 70 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 125 लैक्स। 125 लैक्स माइनस 100 लैक्स इज इक्वल्स टू 25 लाख। 25 लाख इंटू कितना परसेंट है? 2%। तो 25 लाख का 2% कटेगा, और जब 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है मतलब 10 जनवरी को कटेगा। तो 25 लाख इंटू 2% इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। तो कितना टीडीएस कटेगा? 50,000। ठीक है, बट अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो क्या बोलते हैं एक्स लिमिटेड है, एक डिफॉल्टर कंपनी है और उसने पिछले 3 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए। ठीक है, तो यहां पर चार्ट बुक में एक प्रोविजन पढ़ा था अपन लोगों ने, 194N ना। हाँ, क्या प्रोविजन है सर? ये प्रोविजन ये बोलता है कि अगर अगर पेई जो है वो डिफॉल्टर है, उसने पिछले 3 साल का रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है, इनकम टैक्स रिटर्न, और इस साल का भी रिटर्न फाइलिंग का टाइम एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, और उसका जो कैश विड्रॉल है वो 20 लाख से 1 करोड़ तक होगा तो 2% काटेंगे, और 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो फिर 5% काटेंगे। तो ये वाले केस को आप कैसे करते हैं? ठीक है, तो ये वाले केस को कैसे करते हैं अपन, सी मैं यहीं पे सॉल्व करके आपको बता रही हूँ कैसे करेंगे। क्वेश्चन बैंक में अगर आपने देखा है तो ये तो समझ आ गया कि 125 लाख का थ्रेशोल्ड 100 लाख मतलब 1 करोड़ माइनस किए तो यहाँ पे आ गया आपका 50,000। ठीक है, अब ये वाले केस को अपन कैसे करेंगे? तो ये वाले केस के लिए एक मिनट ना चार्ट बुक। हाँ, अब बोल रहा है 20 लाख से 1 करोड़ तक आपका है 2% और 1 करोड़ से ऊपर 50%। तो पहला पेमेंट कब है? 10 जुलाई 2024। उसमें ना 15 लाख का पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको, ये है पेमेंट और ये है आपका क्यूमुलेटिव पेमेंट, क्यूमुलेटिव मतलब कि टोटल में 15 लाख ही हुआ है, तो टीडीएस हो जाएगा 0, क्योंकि 20 लाख तक तो है ही नहीं। सेकेंड हुआ है 10 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर 2025
तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 70 लाख का पेमेंट हुआ है, तो टोटल कितना हो गया बेटा 85 लैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 85 लैक्स माइनस 20 लाख, क्योंकि 20 लाख पे तो नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 85 माइनस 20 इज सॉरी 85 माइनस 20 इज इक्वल टू 65 लाख। और 65 लाख का 2%, क्योंकि 2% काटना है इंटू 2%, मतलब ये जो भी है इसका 2%। तो जब 2% काटोगे तो कितना आ जाएगा 1,30,000। बट फिर नेक्स्ट है आपका 10 जनवरी 2025। ठीक है, अब 10 जनवरी 2025 को आपका पेमेंट कितना है 40 लाख। क्यूमुलेट कितना हो गया 125 लाख। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 85 लाख तक तो हम कर चुके हैं, तो 125 माइनस क्या बोलते हैं 85 लाख अगर मैं करती हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 125 माइनस 80 इज इक्वल टू 45 लाख। बट इस 45 में से सिर्फ 20 लाख जो है उसमें कितना कटेगा 2%, और बचा 25 लाख जो है उसमें कितना कटेगा 5%। क्यों 5%? क्योंकि क्या है 1 करोड़ से ऊपर 5% है, तो 85 लाख से लेके, हाँ तो 85 लाख से 15 लाख हुआ ना, हाँ 15 लाख पे 2% होगा, सॉरी सॉरी ये चेंज होगा। तो ये स्कोप 1 करोड़ पहुंचने में कितना है 15, तो ये 45 लाख में से 15 लाख जो है वो उस पे कटेगा 2% के हिसाब से, और 25 लाख जो है, एक मिनट, 15 लाख पे 5% कटेगा, और 45 में 15 माइनस कर देना, 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30 लाख। तो 30 लाख पे कटेगा 5%। लेट मी चेक, 125 माइनस 85 ना इज इक्वल टू 40, ये 40 है नॉट 45, ये 40 है, 40 में से 15 माइनस किए तो हो गया आपका कितना 25 इज इक्वल टू 25 लाख। तो 25 लाख पे कितना कटेगा, तो 25 लाख पे कटेगा 5%, तो 15 लाख का 2% कितना होगा 30,000, और 25 लाख पे 5% कितना हो गया 1,25,000 प्लस 30,000, इस टोटल कितना हो गया 1,55,000। तो टोटल टीडीएस कितना कटेगा 1,55,000। आई होप आई एम क्लियर। कौन सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर किया है चार्ट बुक के सामने, आप अपनी कॉपी में ही करना। ठीक है, मैं तो चार्ट बुक सामने करके इसको कॉपी पेस्ट भी मार सकती हूँ। $194N चल रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है ये, एक्स बाय जेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। एक्स बाय जेड जो है वो क्या है, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। पेमेंट वे ऑफ या पेमेंट बाय वे ऑफ कैश विड्रॉल। ठीक है, कि वो पेमेंट कर रहा है कैश विड्रॉल बाय एबीसी बैंक एंड अ पार्टनरशिप फॉर्म अमाउंटिंग टू 1.2 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 24-25। अब कैश विड्रॉल कौन कर रहा है, एबीसी बैंक एंड कंपनी कैश विड्रॉल कर रही है 1.2 करोड़ का। तो 1 करोड़ से ऊपर कितना हो गया 20 लाख, और 20 लाख पे टीडीएस का रेट कितना होता है 2%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, वेरी इजी। फिर नेक्स्ट है आपका 194P। 194P की पहले स्पिरिट समझो कि है क्या भाई ये 194P। 194P हमने रखा है पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम, और फॉर रेसिडेंट
सीनियर सिटीजन 75 ईयर और अबव। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर है बेटा एक बैंक। कैन आई से दिस इज द बैंक। ठीक है, अब सीनियर सिटीजन जो है वो कौन है भाई, तो सीनियर सिटीजन है हमारा ये हमारा सीनियर सिटीजन है। अब तो ये तो कुछ भी हो सकते हैं, तो अपन डिजाइन भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू, आई नो इट्स नाइस। 75 ईयर और अबव। अब ये एबीसी बैंक। अब इसका यहाँ पर क्या है, अकाउंट है, और अकाउंट में आती है सिर्फ और सिर्फ पेंशन आती है, एंड उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट अगर बैंक दे रही है वो सब आता है। उसके अलावा कोई इनकम नहीं है, और एक ही जो स्पेसिफाइड है, बैंक भी स्पेसिफाइड होना चाहिए ना, पहली बात तो ये एबीसी बैंक इज अ स्पेसिफाइड बैंक। हाँ, तो जो स्पेसिफाइड बैंक है, अगर वहां पर आपका क्या है, पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, और आपकी 75 अबव हो या फिर कोई अदर इनकम नहीं है, तो आप क्या करोगे, बैंक पे जाके एक डिक्लेरेशन दे दो कि मेरी यही इनकम है, इस पे जो टैक्स बनता है वो एज अ टीडीएस काट दो, जो मेरी रेट, जो मेरा एज है, एज के हिसाब से मुझे जो एप्लीकेबल होता है वो मेरा टैक्स काट लो, और टैक्स काट के मुझे नेट पैसा जो है, नेट मनी जो है वो वापस करो, मतलब पूरा जो टीडीएस एप्लीकेबल, टैक्स एप्लीकेबल है मेरे पर, वो एज अ टीडीएस काट लो एंड डिपॉजिट इट टू गवर्नमेंट ऑन माई बिहाफ ऑफ सीनियर सिटीजन बिहाफ, कि मेरे बिहाफ पे टीडीएस जमा कर दो। अगर इसका पूरा टीडीएस जमा हो गया तो इसको नो टैक्स फाइलिंग रिक्वायर्ड। सी, अब सरकार ने ना इजी किया है, किसके लिए, इन लोगों के लिए। अब 75 साल उम्र हो गई है, पेंशन बस आती है, जब तक पेंशन आ रही तब तक चल रहा है धंधा, ठीक है। अब क्या ये बंदा किसी के पास जाएगा रिटर्न फाइलिंग करवाने के लिए, नहीं ना। तो ये स्पेसिफाइड बैंक में आए, बोल दे कि मेरा टीडीएस काट ले, और उसके बाद डायरेक्टली जमा। अब ये और क्या डिक्लेरेशन देगा अपनी इनकम का, इस बंदे से सरकार को अब कोई उम्मीद नहीं है कि अब ये और हम लोग को अपनी इनकम का डिक्लेरेशन दे, ऐसा कुछ है। तो ये रखा गया है किसके लिए, उसके लिए। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या बोलता है मिस्टर वर्मा। ठीक है, वर्मा जी को क्या हुआ, रेसिडेंट एज 77 ईयर्स, 75 से ऊपर, पेंशन 52,000 पर मंथ फ्रॉम यूपी स्टेट गवर्नमेंट, सेम इज क्रेडिट टू सेम बैंक अकाउंट इन एसबीआई, इन एडिशन ही गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ 8% ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ 20 लाख विद द सेट बैंक। ठीक है, अब उसको मिल रही है पेंशन 52,000 पर मंथ की, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, मेरा इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो मेरा इलस्ट्रेशन नंबर है 68। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा है, 68। क्या बोलता है ये, तो ये बोलता है सर आपका कि पहली बात तो आपको टीडीएस निकालना है, तो मैं टोटल इनकम निकालूंगी। टोटल इनकम निकालने के लिए मैं देखूंगी मेरे को मिल रहा है कितना है, सैलरी, तो मुझे सॉरी पेंशन, मतलब नॉट सैलरी, पेंशन कितनी मिल रही है, तो मुझे पेंशन मिल रही है 52,000 पर मंथ की मिल रही है, इनटू 12 मंथ इज इक्वल्स टू हाउ मच, इज इक्वल्स टू 6,24,000। ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 की, अज्यूमिंग ऑप्शनल। हाँ, तो 6,24,000 माइनस 50। एक काम करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस्ट तरीके से टीडीएस ले रहे हैं ना, तो आई थिंक वी शुड टेक 75,000, क्योंकि सैलरी और क्या मना कुछ थोड़ी करता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 80 सी नहीं मिलेगा, फिर टीटीबी भी नहीं मिलेगा डिपॉजिट का, 1.5 लाख कुछ छोड़ रहने थे, 50 नहीं लेते, 55 50 ही लेते, क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलती फिर, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 624 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 5,74,000। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन एफडी
इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो एफडी पे इंटरेस्ट कितना है? तो एफडी पे इंटरेस्ट है इसका क्वेश्चन के हिसाब से 8% ऑन 20 लाख। तो 20 लाख इंटू 8% इज इक्वल टू हाउ मच? 20 लाख इंटू 8% इज इक्वल टू 1,60,000। ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज नॉट वेरी कंप्लीट एंड आई वांट टू शो यू द एक्चुअल क्वेश्चन। So this is the full question that we will be changing in our question bank. क्या बोलते हैं? Mr. Verma, a resident age 77 years, gets the pension of 52,000 per month from UP government, and the same is credited to his saving bank account in SBI Lucknow branch. In addition, he gets interest of 8% FD of 20 lakh with the said bank. Out of the deposit of 20 lakh, 2 lakh represents a 5-year deposit by him on 1st April 2025. Interest on saving bank credit to his SBI account for the previous year 25-26 is 9,500. ठीक है। From the above fact, compute the total income and tax liability of Mr. Verma for assessment year 26-27, assuming he has shifted out of default tax and opted for normal tax. What would be the amount of tax deductible at source by SBI, assuming that the same is a specified bank? कि अगर स्पेसिफाइड बैंक है तो कितना टीडीएस काटेगी? जितना टैक्स लायबिलिटी निकाला उतना काटेगी। इज मिस्टर वर्मा रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट एट 26 इज टैक्स डिडक्टेबल एज सोर्स फुल ईयर। कि अगर आपका पूरा टीडीएस स्पेसिफाइड बैंक काट चुकी है, कि आपका पूरा टीडीएस अगर स्पेसिफाइड बैंक काट चुकी है तो क्या आपको जरूरत है? तो नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? Would your answer in question number 2 different if fixed deposit of 20 lakh was with the Canara Bank instead of SBI, other fact remaining the same? Yes. Canara Bank is not a specified bank. तो Canara Bank को मैं अपना टीडीएस नहीं कटवा सकती, तो फिर मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मतलब मुझे, मतलब मिस्टर वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या निकालने पर? टोटल इनकम। टोटल इनकम अपन निकाल चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडी 20 लाख 20%, प्लस सेविंग बैंक अकाउंट का एक इंटरेस्ट था, तो एफडी पे आपका हो गया इतना। सेविंग बैंक अकाउंट पे था 9,500, तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना हो गया? सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया आपका 9,500। तो टोटल आपका हो गया जीटीआई। अभी क्या बोलते हैं, हमने रिसेंटली जो है वो क्वेश्चन बैंक अपडेट किया है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा जो है वो इस पे नहीं आ पाया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो, ये जो है वो इसका पूरा क्वेश्चन है, और ये जो है वो वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब जीटीआई 5,74,000 प्लस 1,60,000 प्लस 9,500 इज इक्वल टू 7,43,500। इट्स 7,43,500। ठीक है, माइनस 80C 80 80C आएगा, जो आपने क्या बोलते हैं 5 ईयर टर्म डिपॉजिट 2 लाख का दिया था, बट मैक्सिमम कितना होगा आपका? 1,50,000। तो 1,50,000 मैक्सिमम 80C में जाएगा। और 80 टीटीबी। टीटीबी क्या होता है आपका? सेविंग एफडी सबका मिला के, अगर आप सीनियर सिटीजन हो 60 ईयर्स और अबव, तो 50,000 तक रिडक्शन मिल जाती है। तो सिंस मेरा इंटरेस्ट तो ऐसे भी 1,60 और 9,500 तो ऐसे भी ज्यादा है, तो 50,000 यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का सेक्शन है, और ये आपका कट रहा है क्योंकि आपने डिपॉजिट किया है एफडी में। ठीक है, तो 1,50,000, तो 243 माइनस 543। हाँ, टोटल इनकम आपकी आ चुकी है 5,43,500। ठीक है, उसके बाद आपका टैक्स निकालेंगे, तो टैक्स आपका आया है 543 में 5 लाख तो गया। 43,500 इंटू 20% इज इक्वल टू 8,700 इंटू 1.04 इज इक्वल टू 9,000।
एक मिनट, 43,500 इंटू 20% इज इक्वल टू 8,700 इंटू 1.04 इज इक्वल टू 9,048। ठीक है, तो आपका टैक्स आ जाएगा 9,048। अब जितना क्या वर्मा को रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ROI। सेकेंड, थर्ड, क्या बोल रहा है, अगर उसकी कैनरा बैंक के साथ होती तो फिर रिटर्न फाइल करना पड़ता। तो फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर आप डिक्लेरेशन नहीं दे सकते कि कैनरा बैंक इज नॉट अ स्पेसिफाइड बैंक, SBI इज अ स्पेसिफाइड बैंक। ठीक है, तो आ जाओ अपने क्वेश्चन बैंक में। 68 हो गया। फिर नेक्स्ट सेक्शन है 194 1 सॉरी 194Q। 194Q दैट इज योर क्वांटिटी परचेज, मतलब क्वांटिटी परचेज ऑफ मोर देन 50 lakhs। क्या बोलता है ये, मिस्टर गुप्ता अ रेसिडेंट इंडियन इज अ रिटेल बिजनेस एंड इज टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल 24-25-12 करोड़। तो गुप्ता है रिटेल बिजनेस में, इसका टर्नओवर 12 करोड़ का है। He regularly purchases group from another resident called as Agrawal, a wholesaler, and the aggregate payment during the financial is 95 lakhs। ठीक है, साल भर में 95 lakhs का वो किया है। तो एक चीज समझना, गुप्ता जो है ना वो क्या है, बायर है। ये गुप्ता है और ये अग्रवाल है। गुप्ता अग्रवाल, टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर ना, करंट ईयर का नहीं, लास्ट ईयर का है 12 करोड़। और इसका कितना है, इसका है आपका 15 करोड़। ठीक है, अब ये जो है वो कौन है, बायर है। ये जो है वो कौन है, सेलर है। तो 194Q जो है वो किसके ऊपर लगता है, बायर के ऊपर लगता है। और क्या बोलता है, तो 0.1% अबव कितना बोल रहा है, 50 लाख। ठीक है, तो ये जो है वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, सॉरी ये जो है वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है इसको, तो TDS काटेगा। ठीक है, काटेगा। तो फिर कितना काटना है, तो क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 95 लाख टोटल में पेमेंट हुआ है। 20 लाख 1 जून को, 25 लाख 12 अगस्त को, 22 लाख 23 नवंबर को, 28 मार्च को। Assume the said amount was credited to Agrawal on the same date and Agrawal turnover है 15 करोड़। ठीक है, फ्रॉम द अदर फैक्ट एग्जामिन TDS एंड TCS। तो TCS जो है सेल्स वाला हट चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा बेटा, TDS लगेगा। और TDS जो है वो 50 लाख तक नहीं लगेगा, तो 20 लाख, 25 लाख, 12 अगस्त। तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी पहली जो मेरी डेट है वो क्या है, मेरी पहली डेट है 1 जून, 1 जून 2025। दूसरी जो मेरी डेट है वो है 22 अगस्त ना। ठीक है, दूसरी जो मेरी डेट है वो क्या है, 12 अगस्त। फर्स्ट वाले पे मेरा अमाउंट जो है वो कितना है, 20 और 45। तो यहाँ पर मैं 20 लाख और सॉरी 25 लाख। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव देखूं तो क्यूमुलेटिव अगर होगा तो यहाँ पर 20 लाख और यहाँ पर 45 लाख। ठीक है, फिर जो थर्ड पेमेंट है वो कब हुआ है, 23 नवंबर को 28 लाख का। तो 23 नवंबर 25 को 28 लाख का पेमेंट हुआ। क्यूमुलेटिव कितना, 45 माइनस प्लस 28 इक्वल्स टू 73 लाख। तो क्या यहाँ पर TDS कटेगा, बिल्कुल यहाँ पर कटेगा जीरो, यहाँ पर कटेगा जीरो, यहाँ पर कटेगा आपका 73 lakhs माइनस 50 lakhs इंटू 0.1% इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो आपका आंसर आ जाएगा
23 lakhs into 0.1% इज इक्वल टू 2300, तो 2300 रुपए का कटेगा। फिर जो नेक्स्ट पेमेंट है वो कब हुआ है, एक मिनट ना, 20, 25, अच्छा 22, 23 नवंबर को हुआ है, सॉरी इट्स 22, इट्स नॉट 28, इट्स 22 लाख, तो 745 प्लस 22 इज इक्वल टू 67 lakhs, 67, 67 lakhs, तो -15 इज इक्वल टू 17 लाख, 17 लाख इंटू 0.1% इज इक्वल टू 1700, तो यहाँ पर कितना काटोगे आप, 1700। उसके बाद नेक्स्ट है 25 मार्च 2026 को 28 लाख का पेमेंट हुआ है, तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया, अब 67 लाख तो हो चुका है ना, 67 लाख डायरेक्ट 28 पे काटो क्योंकि 67 लाख तो कट चुका है, तो 28 लाख इंटू 0.1% इज इक्वल टू कितना, 2800। तो 23 नवंबर को कितना काटोगे, 1700, 25 मार्च को कितना काटोगे, 2800। तो ये जो है वो कौन काटेगा बेटा, गुप्ता काटेगा, किसका, अग्रवाल का। ओके, would your answer be different if Gupta's turnover for financial year is 8 crore and all the fact remaining the same? अब ये क्या बोलता है, हाँ सी, अगर गुप्ता का टर्नओवर 8 करोड़ हो जाएगा तो क्या ये अट्रैक्ट होगा, नहीं। 194 क्यों बोलता है कि बायर का जो टर्नओवर है, बायर का जो टर्नओवर है वो मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए, तब जाके एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा, तो टीडीएस वुड नॉट अप्लाई। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी नो टीडीएस। फिर वुड यू आंसर इन 1 and 2 चेंज इफ पेन हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय सेलर एज रिक्वायर्ड, कि अगर पेन फर्निश नहीं हुआ तो कौन से रेट से काटेगा, मैक्सिमम 5% के रेट से काटेगा। तो इफ नो पेन, इफ नो पेन देन टीडीएस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर कितने पे कट रहा है, 17 लाख, तो 17 लाख इंटू 5% इज इक्वल्स टू हाउ मच, 85,000 का टीडीएस कटेगा, और यहाँ पर कटेगा 28 लाख का 5% इज इक्वल्स टू हाउ मच, कितने का कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 1,40,000। तो टोटल हो गया सर आपका 2,25,000 का टीडीएस। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। पहले क्या होता था कि टीसीएस भी एप्लीकेबल होता था, अगर टीडीएस नहीं लगता था तो टीसीएस लगता था, बट टीसीएस की सेक्शन जो है वो अब गायब हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पेमेंट मेड टू मैसर ग्रीन एंड कंपनी टुवर्ड्स द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 25 लाख, नो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सप्लायर ग्रीन एंड कंपनी इज लोकेटेड इन लंदन। ठीक है, और टीडीएस जो है वो इंपोर्ट के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस केस में ये नहीं लगेगा। ठीक है, और 50 लाख से कम भी है, लेकिन खर्चा पूरा अलाउ हो जाएगा। मिस्टर पुरुषोत्तम, रेसिडेंट इंडियन डीलिंग इन हार्डवेयर गुड्स हैड टर्नओवर ऑफ 12 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 24-25, परचेज गुड्स फ्रॉम अग्रवाल रेसिडेंट सेलर कितना, 80 लाख, तो 30 लाख पे 0.1% इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो 30 लाख पे 0.1% इज इक्वल्स टू हाउ मच, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए, तो कितना टीडीएस कटेगा, 3,000। आई होप आई एम क्लियर। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, 194 आर, आर इज वॉट योर रिलैक्स इन थाईलैंड, मतलब कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है और आपको कोई बाहर जाने का ट्रिप मिलता है, गिफ्ट नहीं बोल रही हूँ, एसी टीवी फ्रिज कूलर वो उसकी बात नहीं चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है किसकी, तो यहाँ पर बात चल रही है अब क्या बोल रहा है, मिस तारा, रेसिडेंट एज 32 ईयर्स, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, XYZ gave him a brand new car for having a market value up to 6 lakh to promote her social media page. She returned the car after 7 months. पहली बात तो ये जो परक्यूजिट बेनिफिट जो है ना, ये सर्विसेज के एप्लीकेबल है,
ये गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, टीडीएस ए बी लिमिटेड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 50 लाख टू एक्स वाई जेड फर्म ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ इट्स ड्यू टुवर्ड सप्लाई ऑफ ऑटोमोबाइल। डिस्काउंट की बात करता है। ये क्वेश्चन क्यों है? ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ गया था, स्टूडेंट्स वर थिंकिंग वेस्टिंग देयर टाइम कि कौन सा सेक्शन लगेगा। कभी कभी किसी ट्रांजैक्शन पे कोई सेक्शन भी नहीं लग सकता है, एंड यू शुड बी ओके विद दैट। तो आपको पूरे सेक्शन याद होना चाहिए किस पे टीडीएस लगेगा, किस पे टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसपे क्या बोलते हैं, अलग अलग सेक्शन लगेंगे। तो ये जो है वो क्या है, आपका होमवर्क है। उसके बाद ये नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 75 में आ जाओ। क्या बोलता है ये, मिस्टर अश्विन, अश्विन इंडिविजुअल कैरिंग और बिजनेस फर्निचर्स यू द फॉलोइंग। ठीक है, पिछले साल का टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, इस साल का 98 है। ठीक है, तो अपने को पिछले साल का ही टर्नओवर देखना होता है कि इस साल का टर्नओवर से कोई लेना देना है क्या, नहीं। तो उसको कौन कौन सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करना है, किसमें नहीं करना है। कमीशन पेड टू बबलू 194H और 2%, तो 2% कमीशन बबलू 20,000 से ऊपर में करता है, तो 22,500 इंटू 2% इज इक्वल टू हाउ मच, 450। पेमेंट टू विजय फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, तो 194C। तो क्या बोल रहा है कि पेमेंट टू विजय फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग कितना है, 23,000। तो 194C लगता है, बट 194C का क्या है, थ्रेश होल्ड है कितना बेटा, 30,000। 23,000 30,000 से कम है, इसलिए नहीं होगा। पेमेंट ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज FTS, ठीक है, अब 35,000। तो इसकी जो लिमिट कितनी है, 50,000 हो गई ना इसकी लिमिट भी, तो 50,000, तो इस पे भी कोई टीडीएस नहीं लगेगा। तो सिर्फ फर्स्ट वाले में लगेगा जितना, 450 रुपए। तो ये ना 75 की तरह सेम है, 75 है, 76 सेम 75 है। ठीक है, और ये जो है वो भी एक मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये अलाउंस और डिसअलाउंस के ऊपर है कि अगर टीडीएस कटा है, पेमेंट कब हुआ है, तो ड्यू डेट तक पेमेंट होगा, टीडीएस अलाउ होगा। डिसअलाउ होगा तो रेसिडेंट के केस में 30% होगा, नॉन रेसिडेंट के केस में 100% होगा। तो ये अलाउबिलिटी और नॉन अलाउबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो आई थिंक यू शुड सॉल्व दिस कि अलाउ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, so here we have completed all the question of TDS. Congratulations to yourself that now anything comes to your exam you will be able to solve it and get the full marks in TDS, but TCS is left. ठीक है, तो TCS जो है वो क्या बोलता है, TCS बोलता है बेटा कि, ठीक है, अब क्या बोलता है ये बोलता है कि कल्पित बॉट एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। तो इसने OTP बाय किया है, 194G आ गया जर्मनी, overseas tour program package for Singapore for himself and his family for rupees 5 lakh on 8 November from an agent who's engaged in organizing foreign tour in course of his business. He made a payment of account pay check and provided the pen to the seller. He is not liable to deduct TDS at source. हाँ, अब एक चीज समझना, अगर इस ट्रांजैक्शन पे TDS एप्लीकेबल होता तो क्या TCS लगता, नहीं। अब 5 लाख है, तो 5 लाख पे अप टू 10 लाख जो आपका है वो कितना परसेंट है बेटा, 5%। 10 लाख के ऊपर 20% है, तो 5 लाख का 5% इज इक्वल टू 25,000। तो कितना टीसीएस कलेक्ट होगा, 25,000। ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ 40,000 फॉर पेड टू एक्स ऑन 1 जुलाई फॉर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट ऑफ 50,000 वॉज ड्यू ऑन 28 फरवरी 2026 for which 10% amounting to 9,000, an entire amount of 90,000 was deducted. However, this 9,000 was deposited on 22 February. Calculate the interest chargeable under section 201. Very interesting question. क्या बोलता है ये कि पहली बात तो मैंने कितने का पेमेंट किया है, पहली बात मैंने पेमेंट किया है 40,000 का एक्स को 1 जुलाई को प्रोफेशनल सर्विस। तो सर अब तो लिमिट भी 50,000 हो गई है, तो क्या 1 जुलाई को मेरे को टीडीएस काटना था, नहीं काटना था, क्योंकि 50,000 की लिमिट है और मैंने तो लिमिट के अंदर पेमेंट किया, 40 किया। ठीक है, ओके। सब्सिक्वेंटली अदर पेमेंट ऑफ 50,000 वाज ड्यू ऑन टू मिस्टर एक्स ऑन 28 फरवरी 2026
फॉर विच 10% टैक्स अमाउंटिंग टू 9,000 एंड द एंटायर अमाउंट 90,000 वाज डिडक्टेड। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी जो लाइबिलिटी है टीडीएस काटने की वो अराइज ही कब हुई, 28 फरवरी को, और आपको 28 फरवरी को 10% काटा, 9,000, 90,000 पे 9 मतलब 9,000 काटा 10%। However, this of 9,000 was deposited on 22 जून, नहीं आपने लेट डिपॉजिट किया, ठीक है, आपने 28 फरवरी, अगर आपने फेब में टीडीएस डिडक्ट किया तो आपको डिपॉजिट कब करना चाहिए, आपको डिपॉजिट करना चाहिए 7 मार्च को। ठीक है, अपन करते हैं 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 7 मार्च को आपको डिपॉजिट करना चाहिए था, बट आपने नहीं डिपॉजिट किया। सो इफ टीडीएस इज डिडक्टेड, ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं यहां पर कि if TDS deducted but not deposited to government up to due date, ठीक है, अप टू क्या बोलते हैं, हाँ अप टू ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट तक अगर जमा नहीं किया है तो इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो है 9,000 था, 9,000 पे लगेगा 1.5% पर मंथ। ठीक है, तो कितने महीने के लिए लगेगा, तो आपका जो क्वेश्चन में बोलता है कि आपको मार्च में डिपॉजिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया, आपने कब किया, जून में। तो मार्च से जून तक कितने महीने होते हैं, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने, तो यहाँ पर मैं ले लूंगी 4 मंथ्स। ठीक है, तो 9,000 रुपए पे 1.5% आता है आपका 135, जो कि 1 महीने का है, तो 4 महीने का हो जाएगा मेरा 540 रुपीज। तो मेरा कितना इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा, 540 रुपए। ठीक है, तो ये जो है वो किसका क्वेश्चन है, ये जो है वो इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ टीसीएस के ऊपर क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशंस है। क्या बोलता है ये कि इलस्ट्रेशन एंड रेमिटेंस अंडर एलआरएस एंड ओवरसीज प्रोग्राम, तो ये कौन सा है आपका 1G जर्मनी वाला, जिसमें 2 केस डील होते थे। पहले वाले में आप खुद पैसा भेज रहे हो और दूसरे वाले में आप खुद क्या बोलते हैं पैकेज लेके बाहर घूमने जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो 10 लाख रुपए जो है वो क्या कंबाइंड लिमिट है कि अलग अलग लिमिट है। ठीक है, तो threshold of 10 lakh for LRS is a combined limit irrespective of the purpose. For example, remitters spent 10 lakh on education, 11 lakh for the other purpose. So first 10 lakh no TCS, but the subsequent 11 lakh is liable for TCS at applicable rate of 5% or 20% deposit, क्या बोलते हैं, depending upon the purpose. पहली बार तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो एलआरएस की बात चल रही है, ठीक है, कि एलआरएस के अंदर आपको एजुकेशनल, मेडिकल और अदर पर्पसेस मिलते हैं, तो क्या एजुकेशन की, मेडिकल की और अदर पर्पसेस की लिमिट क्या अलग अलग 10 लाख है, नहीं, एलआरएस की लिमिट 10 लाख अलग है और ओटीपी की लिमिट 10 लाख अलग है। ठीक है, ये चीज समझना कि एलआरएस की 10 अलग है और ओटीपी की 10 अलग है, बट एलआरएस तो उसका मिला के 10 लाख, तो वही बोल रहा है कि 10 लाख जो है वो सबका मिला के। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, does the 10 lakh threshold apply separately to each authorized dealer, कि मैं अगर फॉर एग्जांपल एक डीलर से एलआरएस मेडिकल का ली, एक डीलर से क्या बोलते हैं एजुकेशन का ली, तो क्या मैं डीलर वाइज 10 लाख लगाऊंगी, नहीं, पर्सन वाइज। अगर मैंने लिया तो मुझे 10 लाख की लिमिट मिलेगी, मेरे पापा ने लिया उनको 10 लाख अलग मिलेगा, मेरी मम्मी ने लिया उनको 10 लाख अलग मिलेगा। तो इट इज नॉट द डीलर वाइज, इट इज द क्या बोलते हैं पर्सन हु इज टेकिंग इट वाइज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, क्या एलआरएस और टूर पैकेज का अलग अलग क्या बोलते हैं 10 लाख है, हाँ, तो इधर के थ्रेशोल्ड जो है वो अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद रेसिडेंट इंडिविजुअल स्पेंड 30 लाख ऑन ओवरसीज टूर पैकेज एंड रेमिट टू अंडर एलआरएस व्हिच टीसीएस प्रोविजन अप्लाई। तो ये बोलना चाहता है कि क्या 3 लाख रुपए जो है उस पर टीसीएस कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, चलो हाँ, ओटीपी के केस में कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि कितना नहीं, अगर आप 1 लाख रुपए भी स्पेंड करोगे, मिनिमम जितना भी स्पेंड करते हो टीसीएस है 10 लाख तक 5% है, 10 लाख से ज्यादा कितना है 30% है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, सॉरी 3 लाख पे आएगा 5% के हिसाब से टीसीएस। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ ट्रैवल टिकट खरीदती हूँ अलग से, या फिर क्या बोलते हैं सिर्फ मैं होटल टिकट खरीदती हूँ,
तो क्या उसको मैं ओटीपी के अंदर काउंट कर सकती हूँ? तो नहीं। ओटीपी या पैकेज का मतलब होता है वो एटलीस्ट दो चीज इंक्लूड करे, कि वो ट्रैवल भी इंक्लूड करे और वो फूड भी इंक्लूड करे, तब जाके उसको पैकेज बोलेंगे। अगर आप इंडिविजुअली खरीद रहे हो तो उसको पैकेज नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है ये? तो ये बोलता है सेल ऑफ मोटर व्हीकल। तो क्या मोटर व्हीकल की जो सेल है वो मैन्युफैक्चरर से डीलर को जो सेल हो रही है उस पर लगेगा ये वाला सेक्शन? तो नहीं लगेगा। 1% अप्लाई टू लग्जरी कार पे एप्लीकेबल होता है, तो हर कार पे कार वाइज एप्लीकेबल हो जाता है, तो अगर 10 लाख से ऊपर की कार है तो। सेल टू गवर्नमेंट और एम्बेसीज, तो क्या बोलते हैं? नहीं, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एम्बेसीज या हाई कमीशन को बेचते हैं तो 1F एप्लीकेबल नहीं होता है। एफ हमने बनाया था किसके लिए? फॉर्च्यूनर के लिए। एग्रीगेट वैल्यू वर्सेस सिंगल वैल्यू, ये 10 लाख जो है सब कार को मिला के, कि एक कार की 10 लाख है तो एक कार की 10 लाख, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव टीसीएस केस टेस्ट नॉलेज। अच्छा, आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन देखना। मिस्टर राजा पेड 12 लाख ऑन 1 नवंबर 2025 टू मिसेस थॉमस कुक फॉर अ हॉलीडे पैकेज टू सिंगापुर। ही ऑल्सो रेमिटेड 13 lakhs ऑन 28 मार्च 2026 अंडर एलआरएस थ्रू बैंक इंडिया ऑफ एज अ गिफ्ट टू हिज सिस्टर इन लंदन। तो एक जो है वो ओटीपी है और एक जो है वो एलआरएस है। तो ओटीपी पे कितना दिया है? 12 लाख। तो 12 लाख में से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर ये 10 लाख, और बैलेंस कितना बचा? 2 लाख। इस पे लगेगा 5% और इसमें लगेगा 12% है क्या? 20%, सॉरी, इस पे लगेगा आपका 20%। तो आपको हो जाएगा 10 लाख का 5% हो जाएगा 50,000, और 2 लाख का 20% हो 40,000। टोटल कितना हो जाएगा? 90,000। ये किसके लिए है? ये है ओटीपी के लिए। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? 13 लाख रुपए रेमिट किया एलआरएस के थ्रू, तो 10 लाख तक तो, और रेमिटेड 13 लाख थ्रू एलआरएस बैंक ऑफ इंडिया गिफ्ट टू सिस्टर। गिफ्ट दिया है क्या? मेडिकल या कोई पर्पज बोला है? नहीं। तो सिर्फ अब 3 लाख पे लगेगा 20% या 20% लगेगा 3 लाख पे। अदर पर्पज पे 10 लाख के ऊपर 20% है, तो यहाँ पर 20% तो आ जाएगा आपका 3 लाख इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू 60,000। तो यहाँ पर आपका आएगा कितना? 60,000। तो ये वही बोलना चाह रहे हैं कि ओवरसीज टूर पैकेज का ये है और एलआरएस का ये, ठीक है। और दिस इज योर, ओके फाइन। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टीडीएस एंड टीसीएस। आई होप आप लोगों को पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। और अगर इसके अलावा आप हमारी बुक्स बाय करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए परफेक्टली यूजफुल है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं सीएग्राम। और अगर आप हमारे नोट्स जो है वो फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं। वहां पर जो हमने ये जो नोट्स बनाए, कौन सा नोट्स? ये जो नोट्स हम क्लास में लिखाते हैं, अगर ये आप लिखना चाहते हैं तो ये आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा। तो ये बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और आप हमसे कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर आपको कुछ डाउट है बुक्स के रिस्पेक्ट में या नंबर ऑफ डेज ऑफ डिलीवरी, तो अभी हमने क्या बोलते हैं करेंटली डिलीवरी के साथ पार्टनरशिप के, डिलीवरी मतलब जो डिलीवरी करके एक कंपनी है जो मतलब कोई भी शिपमेंट डिलीवर करती है। तो अब हमारा जो है वो एवरेज पार्सल, अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर है तो आप फिर आपका क्या बोलते हैं 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है। और अगर आप दूर हैं, बट अगर आप टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज से बिलोंग करते हैं तो वो 5 डेज में पहुंच जाता है, और मैक्सिमम इट्स 7 days एंड 8 days, ठीक है। So that is also helpful to you, and if you are planning to give May 26, then do connected with us because we are doing the free series। और आज हमने टीडीएस टीसीएस खत्म कर लिया। मोस्ट प्रोबेबली जो कल हमारा प्लान है वो ये है कि हम आपको कराएंगे एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC, एंड प्लीज डोंट मिस इट बिकॉज we are doing it this way from the chart book and which will be very different। आपने अपने ऐसा जो थॉट है वो ऐसा कहीं नहीं देखा होगा पुराने की, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। एंड एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट 234C के बीच में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें तो कल हमारा वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा विच विल बी अबाउट योर AMT alternate minimum tax पे होगा, एंड देन विल बी स्टार्टिंग द टोटल इनकम। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।